नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। देश में लोकतंत्र जबरदस्त तरीके से मजबूत हो रहा है और ये मजबूती दिखाई पड़ रही है कि जरा भी अगर किसी ने सांप्रदायिक भाषण दिया, दो समुदायों के बीच अगर जहर घोलने की कोशिश की तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये चाहे 2-4 महीने पहले की बात हो, चाहे 5 साल 6 साल पहले की बात हो, बस शर्त एक है कि वो व्यक्ति बीजेपी के अलावा बीजेपी की विरोधी पार्टियों का होना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी ही नहीं, ममता बनर्जी को भी जल्दी से जल्दी जेल भेजने की तैयारी हो रही है। उनके खिलाफ एक एफआईआर हो गई है और इस एफआईआर में उन पर आरोप यह लगा है, किसी ने दर्ज कराई है एफआईआर, कि उन्होंने चुनाव के टाइम इसी साल कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनसे सांप्रदायिक संघर्ष हो सकता था। हालांकि जब वो बयान दिया था, उन्होंने उस भाषण में जो कुछ कहा था, तब से 3-4 महीने 5 महीने बीत गए हैं, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उसके आधार पर अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो ये माना जाए कि अब उनको जल्दी से जल्दी कैसे जेल भेजा जाए, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आ जाई है जिस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। और इन सभी मुद्दों पर बात करने से पहले एक और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, और वो ये है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक स्कूल में, सरकारी स्कूल की इमारत में आग लग गई है। और आग में नुकसान तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इस आगजनी में करीब 4000 ईवीएम यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं वो रखी हुई थी, वो जलकर खाक हो गई है। तो अब तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और शुरुआत यहीं से करते हैं, चूंकि लोकतंत्र मजबूत तो हो रहा है, उस मजबूती में अनावश्यक रूप से 4000 मशीनें कहीं एक जगह डंप करके रखी गई हों और स्कूल उसकी वजह से एक कहिए कि वो इंगेज हो, तो शायद हो सकता है कि लगाने वालों ने, जिसने भी लगाई, हालांकि ये नहीं पता लगा है कि आग लगी है या लगाई गई है, लेकिन अगर मान लीजिए कि लगी भी हो या लगाई भी गई हो तो कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है। इन मशीनों की अब क्या ज़रूरत थी? अब चुनाव हो गए, मशीनों का काम ख़त्म हो गया। हालांकि नुकसान तो हुआ ही होगा, पर देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो रही, तो क्या लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी से पहले उन्हीं को जेल में डालने की तैयारी हो रही है क्या? देखिए, मेरे ख्याल से तो सारे अपोजिशन के लीडर्स को खुद ही जाके ये कहना चाहिए कि भैया हमें जेल में डाल दो। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हाँ। उसमें देखिए एक समस्या ये होती है, जब अकेले अकेले को टारगेट किया जाएगा, जब ममता बनर्जी, अखिलेश बनर्जी को किया जाएगा, तो शायद हो सकता है तेजस्वी यादव सोचें कि उनको नहीं डाला जाएगा, हाँ। अखिलेश यादव सोचे उनको नहीं डाला जाएगा, उद्धव ठाकरे सोचे उन्हें नहीं डाला जाएगा, राहुल गांधी सोचे उन्हें नहीं डाला जाएगा, लेकिन एक एक करके सबको डाला जाएगा। भाई यही तो तानाशाही के अंदर होता है। भाई आपने देखा भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे खुलेआम शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, कैसे ईद और दिवाली की बात करते हैं, कैसे कपड़े देख के पहचान लेते हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन और कहां आपने देखा हिंदू रक्षा समिति के लोग खुलेआम कहते हैं कि हमें इतने कत्लेआम करने होंगे, तब उस पर कोई एक्शन नहीं होता। उन पे कह देते हैं कि नहीं, ये कोई प्रोवोकेशन नहीं है। इस प्रकार की चीज जब गोली मारो सिंह ठाकुर बोलते हैं तब भी उन पे कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए, इसका मतलब यह है एक एक करके सब जाएंगे जेल के अंदर, सब मारे जाएंगे। अखिलेश यादव अगर ये सोच रहे हैं, देखिए आज मिश्रा जी, मैं एक भाषण सुन रहा था राहुल गांधी का जी, जो बताया गया कि वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर जो उन्होंने बोला था वो था, और वास्तविकता में अगर आपने नहीं सुना तो कृपा करके उसको सुनिएगा जी। मैंने जब उसको पूरा सुना तो इतना ज्यादा रिवीलिंग बात की है राहुल गांधी ने। वास्तविकता में एज ए टीचर उसकी बुद्धिमत्ता से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ रही थी वेस्ट बंगाल का, हमने कह दिया था चलो हम हार जाएंगे। लेकिन अच्छा, मैं भी जब कलकत्ता गया था तो मुझे डोला सिंह जो राज्यसभा मेंबर हैं वो भी मिली थी। कहने लगे नहीं स्वामी साहब, 220 सीटें हमें मिल रही हैं। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार 220 सीटें तब मिल रही हैं जब ईमानदारी से चुनाव हो, तो इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि चलिए जो हो गया, क्योंकि देखिए एक राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो एसपी हो या डीएमके हो या टीएमसी हो या शिवसेना हो या एनसीपी हो, ये समझते हैं कि ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये चुनाव तब जीत सकते हैं जब निष्पक्ष चुनाव हो, जब चुनाव हो। नहीं, देखिए राहुल गांधी ने उसके बाद एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जब ये हमारी कांग्रेस पार्टी बनी थी जी,
इट वॉज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाद में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तब यह पॉलिटिकल पार्टी से एक आंदोलन बन गया जी। देन इट डिड नॉट रिमेन ए पॉलिटिकल पार्टी, इट बिकेम ए एजिटेशन। तो कहते हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो है लड़ने की, प्रतिरोध की, क्योंकि अंग्रेज का जमाना भी वैसे ही था जैसा आज का जमाना है। अंग्रेज के जमाने में भी हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार होते थे, अन्याय होते थे, कुछ लोग माफी मांग लेते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उनसे लड़े। लेकिन क्योंकि वो प्रतिकार का माध्यम था और कांग्रेस प्रतिकार करना जानती है और ये मानती है कि वो तभी जीतेगी जबकि शोषण होगा, और जितना शोषण बढ़ेगा उतना अच्छा कांग्रेस लड़ेगी। अच्छा, बाकी ये कहा राहुल गांधी ने उस भाषण में, मैंने सुना, उन्होंने कहा जो ये क्षेत्रीय दल हैं सोचते हैं ये कांग्रेस का जमाना है जब निष्पक्ष चुनाव होंगे और ये जीत जाएंगे। ये नहीं जीतेंगे, अखिलेश यादव भी नहीं जीतेंगे, जैसे तेजस्वी का हाल हुआ है। जैसे तो मुझे लगता है सर, जिनको जरा भी गलतफहमी रही हो वो तो पश्चिम बंगाल के उदाहरण से सारी गलतफहमी निकल जानी चाहिए। आपको जिसने भी बताया जब आप गए हुए थे, तो ये कोई बात नहीं है। मेरी तो तमाम बीजेपी के लोगों से बात हुई थी, बीजेपी के लोग और जो बीजेपी समर्थक एक कहा जाता है कि मीडिया के लोग, उनसे बात हुई थी। और कोई भी ये नहीं कह सकता था कि अगर निष्पक्ष चुनाव होगा, चूंकि बीजेपी की उतनी वहां पर प्रेजेंस ही नहीं है जो इतना वोट उनको दे दे कि वो चुनाव जीत जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये हम इस चुनाव के बीत जाने के बाद और 2/3 बहुमत पाने के बाद भी ये बात कह रहे हैं। तो अब कोई गलतफहमी अगर किसी को रही हो तो अब तो सही बात है कि उसको एकदम सारी गलतफहमी को निकाल देना चाहिए। अब खुद मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी अब इस गलतफहमी को निकाल चुकी। हाँ, ये बात अलग है कि हारने के बाद ही निकली है उनकी गलतफहमी, लेकिन अब उनके दिमाग से ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि इस स्थिति में बीजेपी से चुनाव जीतना वो कितना मुश्किल है। देखिए, अखिलेश यादव को भी समझ में आ जाएगा। मैं तो हरियाणा में बैठा हूं। हरियाणा में क्योंकि जो मुझे शौक है तो मैं सारे राजनीतिक दलों की रैलियां देखने जाता था जी। अच्छा, वहां जाके मैं देखता था कांग्रेस की रैली में 1 लाख आदमी आता था, बीजेपी की रैली में 10,000 आदमी आता था। बीजेपी वाले जब गांव जाते थे वहां बैनर्स लगे हुए थे, बीजेपी के लोग प्रवेश ना करें। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी मेरी जान पहचान के हैं हरियाणा के अंदर, उन्होंने स्पष्ट कहा था स्वामी साहब हम चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, जब रिजल्ट आ गया तभी उन लोगों ने कहा कि स्वामी साहब इसमें 70% बेईमानी हुई है, हम ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते हैं, बेईमानी जीते हैं। एग्जिट पोल, देखिए एक होता है भाई आपने पोल किया, अंदाजा गलत हो गया। एग्जिट पोल का मतलब ये होता है जब लोग वोट देके बाहर निकल रहे हैं तब। आज सब बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट सब हरियाणा में कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, एग्जिट पोल भी गलत हो गए, किसानों का विरोध भी गलत हो गया, भीड़ भी गलत हो गई और बीजेपी जीत गई। यही महाराष्ट्र के अंदर हुआ। 6 महीने पहले जहां पे महाविकास अघाड़ी ने स्वीप किया था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया बिल्कुल महाविकास अघाड़ी को। अच्छा, यही बंगाल, यही उत्तर प्रदेश में होगा, यही बिहार में हुआ, यही उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन तो राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली हिंट क्या किया? इनडायरेक्टली हिंट किया कि आप जो ये पीडीए बना रहे हैं और फलाना, यहाँ पे जमघट, वहां जमघट, फलाना। अब बताइए, अखिलेश यादव की बेटी के साथ जो हुआ है, ये किसी भी लोग, ये तो क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके नहीं कहना चाहिए? इन लोगों के ट्रेस किए जाए, कौन लोग हैं जिन्होंने एक देश की बेटी के साथ इस प्रकार के गंदी बातें की हैं और उनको 10-10 साल के लिए जेल भेजा जाए? नहीं होगा, क्योंकि वो ओबीसी नेता हैं, क्योंकि वो अपोजिशन के नेता हैं। और आज अखिलेश यादव अगर एनडीए में ज्वाइन कर लें, वो सब बिल्कुल उसके बाद साथ खून माफ हो जाएंगे। राहुल गांधी का कहने का मतलब ये था कि अपोजिशन पार्टी अगर ये नहीं समझ रही हैं कि इन्हें आंदोलन में मेरा साथ देना चाहिए। आज आपने लखनऊ के अंदर देखा, लखनऊ के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी गए थे। जो अध्यापकों ने कॉल दी थी, अध्यापक और टीचर्स और स्टूडेंट्स भी वहां पहुंचे थे। विवेक सर को अरेस्ट कर लिया गया था, बाकी जितने फारूक सर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, कई ने टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बावजूद वो पहुंचे। 2 आंदोलन चल रहे थे, एक कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था और एक टीचर्स का आंदोलन चल रहा था। अच्छा, वहां जो टीचर्स वाले आंदोलन में स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा जरा ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों से पूछ लो लेखपाल कौन होता है, उसका क्या काम होता है, उसकी परीक्षा कैसे होती है, पता है इनको? इसका मैंने 2 पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन एजिटेशन कर रही हैं, मानी बात है सब फेल हो जाएंगे जी। भाई देखिए, सीधी सी बात है, अगर कॉकरोच जनता पार्टी वाले बिल्कुल सीरियस हैं तो उनको सबको, जितने लोग भी हैं आज के तारीख में एजिटेशन करने वाले और जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, सबको राहुल गांधी को ज्वाइन करना चाहिए, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए। और अगर ये एक शांतिवादी, अहिंसात्मक, गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से
एक साथ एकत्रित नहीं होते तो सारे चुनाव हारेंगे। अब मीनाक्षी नटराजन के मामले में क्या हुआ, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारे जो डिक्शन में नहीं आता, ये आप जाइए रिट पिटीशन फाइल कीजिए जी। और रिट पिटीशन में आप जानते हैं 5 साल रिट पिटीशन चलेगी, तब तक 6 साल में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने ब्रेकिंग में डिस्कस किया था कि वहां पर पिटीशन का मतलब, आप इसको चुनावी याचिका के तौर पर ले जाने का मतलब है कि 1-2 कार्यकाल तो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कहीं जाकर कोई होगा और उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और चूंकि चुनाव आयोग का मामला था, उसी दिन चुनाव आयोग के समय पर जाकर प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत करनी चाहिए, लेकिन सुनी नहीं गई बात। अगले दिन फिर गए, चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है 2 घंटे में हम बताते हैं, फैसला कर देते हैं। आज तक कोई फैसला नहीं आया। और एक चीज और मैं देख रहा था प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सोशल मीडिया पर ये इस बात को लोग लिख रहे हैं, और जहां तक हमें लग रहा है कि वो गलत नहीं लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसको किसको पता था कि मीनाक्षी नटराजन की ये याचिका खारिज होगी, या फिर या वो आरओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। मैं देख रहा था कि उसमें 90% लोग, जो उनका जवाब आ रहा था, वो यही बता रहे थे कि हमें तो यही लग रहा था पिछले कुछ फैसलों को देखते हुए, या अनुभव ये है कि याचिका खारिज हो जाएगी। ये दिखा रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, अब हमें दुर्भाग्य से आगे बढ़ना चाहिए मिश्रा जी। जी जी जी, बिल्कुल। भाई देखिए मिश्रा जी, आपकी और मेरी माँ कौन है? एक हमारी जन्मदात्री माँ है और एक भारत माता है। और भारत माता तो सुप्रीम है ना भाई। अगर हमने प्राणों का त्याग देना भी पड़े तो अपनी भारत माता के लिए हमको सबको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन भारत माता के साथ इस प्रकार का कि मानिए सुप्रीम कोर्ट पर भी 95% लोगों का विश्वास ना हो, उसके बाद वॉट कर क्या रहे हैं आप? मैं तो अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, मैं तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, मैं तो उन ऑटो वालों से पूछना चाहता हूं, उन श्रमिकों से पूछना चाहता हूं, उन किसानों से पूछना चाहता हूं, उन रिक्शा चालकों से पूछना चाहता हूं, उन दुकानदारों से पूछना चाहता हूं जिनके धंधे नहीं चल रहे हैं। क्या ये ठेका केवल एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने लिया है आपके लिए लड़ने का और लाठी खाने का? आपने देखा भोपाल के अंदर जीतू पटवारी जब उसके ऊपर बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनके हाथ को 10 पुलिस वाले खींच रहे हैं। हाँ। और वो कह रहा है ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे, क्योंकि वो हाथ टूट जाता है उसका। भाई आप यही तो कर सकते हैं, धक्का दे दें, पीछे लोग उसको लोक लेते हैं अपनी तरफ कांग्रेस, लेकिन खींच रहे हैं, इसका मैंने उसका हाथ तोड़ना चाह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, देखिए दीपेंद्र हुड्डा करके उसके ऊपर पानी डाली जा रही, बौछारें डाली। दीपेंद्र हुड्डा को वहां 2-3 कांग्रेस वालों की आंखों से खून निकल आया जी। और आपने देखा कि वहां पे जो नीतीश कटारिया है उसके पूरे हाथ छिल गए, और इस तरह के 15-20 लोग हैं जिन लोग घायल हो गए। तो ये बताइए, इस देश का क्या केवल जैसे कांग्रेस उस जमाने में लड़ी थी, क्या ये केवल कांग्रेस का ठेका है इसको लड़ने का? कांग्रेस जनता पार्टी अलग आंदोलन क्यों कर रही है? सारे लोग, ये जो टीचर विवेक सर वगैरह हैं, ये अलग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये सब लोग यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथ मिलके हिंदुस्तान में क्यों नहीं एक गांधीवादी हिंसात्मक आंदोलन चलाते? तब तो असर होगा ना। वहां तो देखिए पुलिस लगा दी, अनुमति नहीं थी भाई। 2000 आदमी इधर थे, 2000 आदमी उधर थे, वो एक ही दूसरे पे अपना आरोप लगा रहे थे कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी हैं, या आम आदमी पार्टी वाले हैं। वो कह रहे थे कि ये सब, वो कह रहे थे हम ए पॉलिटिकल हैं, वो कह रहे थे हम पॉलिटिकल हैं। अरे ए पॉलिटिकल छोड़ो भाई, देश की मर्यादा को बचाओ, देश के लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ, सब एकजुट हो जाओ, आपसी मतभेद भूल जाओ। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि जो व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं, वो आकर एनएसयूआई के आंदोलन में शामिल हो पाएंगे। जहां तक कांग्रेस जनता पार्टी की बात है, तमाम शिक्षकों ने उस प्रोटेस्ट को कॉल दिया था। कांग्रेस जनता पार्टी के नेता वहां जबरन पहुंच गए, जिनका बड़ा विरोध भी हुआ और वहां से उनको भागना पड़ा कुछ ही देर में। लेकिन ये अब क्यों पहुंच रहे हैं उस आंदोलन में, जिस आंदोलन से उनका कोई मतलब नहीं है, जिसमें उन्होंने कॉल नहीं दी। और जो आप कह भी रहे हैं कि पूछा गया कि लेखपाल की भर्ती होती कैसे, लेखपाल करता क्या है, शायद उनको ये भी ना पता हो। और दिल्ली और लखनऊ की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, वो आंदोलन क्या दें। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के साथ, अब चाहे जीतू पटवारी, दीपेंद्र हुड्डा को हम देख रहे हो, या फिर इधर ममता बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी हो रही हो, इन स्थितियों में सड़क पर भी उतरने का क्या तरीका है जो सरकार से लड़ा जाए? क्योंकि यहाँ पर आप सबको अगर जेल भेज देंगे, लेकिन हाँ, ये इस पर हम लोग बात कर भी चुके हैं कि आप कितनों को जेल भेज देंगे। जब आप जेल जाने को लोग उतारू ही हैं, तो आप कितनों को जेल भेज देंगे? पर इस तरह के आंदोलन की आपको संभावना कहाँ दिखाई पड़ रही है?
एनएसयूआई और नहीं, देखिए, संभावना मैं तो ये कहता हूं, मोदी जी से एक निवेदन कर लेता हूं जी भाई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आप जेल में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं भी जेल जाने को तैयार हूं। एयर कंडीशन रूम दे दीजिए, वेस्टर्न टॉयलेट दे दीजिए। मुझे तो चिंता केवल यह है कि वहां देसी टॉयलेट में बैठूंगा कैसे, वरना मुझे कोई परेशानी। वेस्टर्न टॉयलेट दे दीजिए, एसी चला दीजिए, भाई घर में रहते हैं वहां रह लेंगे। इसके बाद संगत अच्छी मिल जाएगी, सारे पॉलिटिकल लोग, सारे देश के जितने दुखी लोग हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बैठ के शाम को हम लोग गप लगाएंगे। जैसे इमरजेंसी में मेरे मामा जी जेल में थे, तो लखनऊ के अंदर जेल में थे, हम उनसे मिलने गए, तो वहां तो जितने बड़े बड़े नेता थे वो खाट बिछा के अपना ताश खेला करते थे। वो जेल कम थी, मस्ती ज्यादा थी, और उनका अपना सम्मेलन चलता रहता था, भाषणबाजी चलती रहती थी। कहने को जेल थी, वास्तविकता में इमरजेंसी में गया था लखनऊ के अंदर, मैंने वहां जाके विजिट किया था। तो देखिए, ये वास्तविकता है कि अगर आपको देश के लोग, ये शिकायत करना बंद कर दीजिए जी। जो इनके साथ हुआ, मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ, जो अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है, यही अखिलेश यादव के साथ होगा। और अखिलेश यादव भी ऐसे ही समर्पण करके राहुल गांधी के पास जाएंगे कमजोर होने के बाद। अगर ममता बनर्जी ये निर्णय 2 महीने पहले ले लेती कि हमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ लड़ना है और लेट अस फाइट टुगेदर जी, और क्योंकि जब वो चला रहे थे, अब राहुल गांधी अपनी उसमें निकले थे पदयात्रा में, तो क्या उन्होंने, ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया था। तो भैया देर आए दुरुस्त आए, अब भूल जाओ ना। अब तो कम से कम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे, अगर या तो राजनीति छोड़ के चले जाओ, तुम एनडीए ज्वाइन कर लो यार, तुम एनडीए ज्वाइन कर लो, कोई परेशानी। एक चीज ये जो एक बहुत तेजी से इस पर बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इस पर काम भी हो रहा है, और जो तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं उनके आधार पर यह समझा भी जा सकता है कि हाँ, उस पर तेजी से काम हो रहा है। जो कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं उनका कांग्रेस में विलय की जो बात हो रही है, ये क्या किसी एक बड़े आंदोलन को रूप देने के लिए उसके पहले की ये तैयारी है? इसमें ये चीज़ें होती दिखाई पड़ रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये विपक्ष की एकता को कहीं प्रभावित तो नहीं करेगा? क्योंकि जो नहीं निकली हुई, कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां नहीं हैं, वो फिर इंडिया गठबंधन में किस तरीके से रहेंगी? क्या उनको ये डर नहीं रहेगा कि कभी कांग्रेस हो सकता है कि हमारे ऊपर भी, हमें भी अपनी में मर्जर की सोचे, बात करे? ये मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विपक्षी एकता है, इंडिया गठबंधन है, उसके लिहाज से ये खबरें अगर ये सही हो रही हैं या फिर बातचीत चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो इसकी मजबूती को लेकर इस पर कितना असर डालेंगी? देखिए, सीधी सी बात है, तो फिर चिंता ही कर लीजिए आप जी। ये जो क्षेत्रीय दल हैं चिंता ही कर लें और सब मारे जाएंगे। भाई देखिए, इस समय प्रश्न ये नहीं है कि क्या होगा, अभी तो प्रश्न ये है, यू हैव टू चूज बिटवीन टू। एक आज की जो सरकार है इसको चुन लीजिए, या राहुल गांधी जैसे नेता को चुन लीजिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री बन गया तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। ही इज ए सेंसिटिव मैन, वो जानता है लोकतंत्र का मतलब क्या है। जब वो समता मूलक समाज, अच्छा ये बताइए, जो तमिलनाडु के अंदर सरकार बनी है, 15 दिन के अंदर जो निर्णय उसने लिए हैं, 1 महीने के अंदर जो निर्णय उसने लिए हैं, वो कितने रिमार्केबल हैं। और वो कांग्रेस से मिली जुली सरकार है। जो केरला के अंदर सरकार है, उन्होंने क्या, कर्नाटका के अंदर देखिए क्या, और यहां पे दिल्ली के अंदर अब बस यात्रा फ्री जो थी वो बंद कर दी गई है, और रोज मकान तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब वो सवाल, तो विपक्ष वाले या तो ये सोच लें बाद में क्या होगा, अरे बाद में सब जेल जाओगे यार, बाद में क्या होगा, सोचने का मतलब क्या है? तो अलग अलग लड़ लो, साथ लड़ लो, लेकिन आंदोलन में गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन में पार्टिसिपेट करो, वरना सब नष्ट हो जाओगे। कांग्रेस तो तब भी बच जाएगी, राहुल गांधी तो तब भी बच जाएगा, उसकी इंटरनेशनल इमेज है। पूरे वर्ल्ड के अंदर उसने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इंटेलेक्चुअल से बात की है, तो उस पर कोई करने से पहले यहां के लोगों को सोचना पड़ेगा विपक्ष में उसका, पूरे विश्व के अंदर उसका क्या रिपरकशन होगा। ये बाकी तेजस्वी यादव को और उद्धव ठाकरे को शायद विदेश के अंदर इतनी एक्सेप्टेंस ना हो। इट इज ए मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। यही मैटर ऑफ सर्वाइवल, अगर तेजस्वी यादव ने, जब ये एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे, तेजस्वी यादव ने उत्साह नहीं दिखाया, ममता बनर्जी ने उत्साह नहीं दिखाया, यात्रा का बायकॉट किया, भुगत तो रही है आज। तो मैं किसी का दोष नहीं निकाल रहा हूं। क्या लग रहा है कि अब जेल जाएंगी? जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रही है, एक के बाद एक वहां पर केस दर्ज हो रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी को आज थोड़ी राहत कोलकाता हाई कोर्ट से मिली, लेकिन जिस तरह से पार्टी भी टूट रही है, तो एक
कई स्तर पर तृणमूल कांग्रेस को घेरने की, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश हो रही है, एफआईआर भी हो रही है, तो क्या जल्दी से जल्दी उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है या फिर केवल ये मैसेज दिया जा रहा है? नहीं मिश्रा जी, ये तो मैं कह रहा हूं, देखिए जेल का खतरा दिखा के, ईडी सीबीआई का खतरा दिखा के सबको कह रहे हैं या तो हमारे साथ जाओ वरना तुम्हें हम परेशान करके रख देंगे। भाई आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 साल से परेशान किया या नहीं किया? अच्छा, जब भी इलेक्शन आता है उनके ईडी की कॉल आ जाती है, उनके पास नोटिस आ जाता है, 45 घंटे बिठाया जाता है, छोड़ दिया जाता है। सोनिया, राहुल, वो आपका नेशनल हेराल्ड का केस, फिर सारा गोदी मीडिया नेशनल हेराल्ड पे चिपक जाता है। अरे यार 10 साल हो गए, या तो उसे बरी करो या उसे अंदर करो, इलेक्शन में उसका उपयोग। तो देखिए यार डरा, लेकिन ये राहुल गांधी का मादा तो पूरे विपक्षी दलों में नहीं है ना, बहुत सारे चले गए उनके साथ। आज टीएमसी टूट गई कि नहीं टूट गई? तो डर गए ना लोग। भाई डर तो तब नहीं लगेगा जब आपको लगेगा या तो प्रशासन निष्पक्ष है जी, या आपके पास ताकत है। भाई हर आदमी डीके शिव कुमार तो नहीं हो सकता ना। डीके शिव कुमार जेल में रहे, उनसे कहलाया गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आई विल डाई एज ए कांग्रेसमैन। आप चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे निडर लोग तो बहुत कम होते हैं ना, वरना वो भी झुक जाते। वो भी तो जेल रह के आए थे और करोड़पति अरबपति आदमी है। जी जी बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जेल तो देखिए, या तो जेल जाइएगा या बीजेपी में जाइएगा या डर के रहिएगा, चुप घर में बैठे रहिएगा। यही उत्तर प्रदेश के अंदर आज हो रहा है। जो अपोजिशन के लोग हैं वो डर के घर में बैठे हुए, निकलेंगे तो फर्जी मुकदमे में अंदर कर दिए जाएंगे। अरे मैं तभी तो कह रहा हूं, अकेले अकेले निकलोगे तुम नहीं कुछ कर पाओगे, सबको दबा देंगे। जैसे किसानों को दबा दिया, अग्निवीरों को दबा दिया, यूथ को दबा दिया। आप आज ओला उबर वाले स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं चंडीगढ़ के आसपास, उनको दबा देंगे, ट्रांसपोर्टर्स को दबा देंगे। एक साथ है जब तुम आ जाओगे। नहीं, किसानों को तो नहीं दबा पाए सर, किसानों ने तो खुद ही दबा दिया। अरे साहब मिश्रा जी, 500 लोग, अरे 500 लोग मरे हैं। वो देखिए आंदोलन जब होगा वही तो, सड़क पर आने से लोग इसीलिए तो डरते हैं ना। आंदोलन होगा तो उसमें फिर लोग जाए, ये इन सारी चीजों के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आंदोलन नहीं मिश्रा जी, नहीं सुनिए, सवाल यह है कृषि बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। कृषि बिल आप ले आए, 13 महीने किसानों ने पूरा अनाचार अत्याचार देखा, कीलें ठोकी हुई देखी, मरते हुए गर्मी में, बरसात में, जाड़े में। 13 महीने के बाद आपने वापस ले लिए। ये वही वाली बात हुई ना जो एक बार कहा एक तानाशाह ने कि लोगों को 2 रोटी मिलती हैं 10 रुपए की, ऐसा करो इसकी कीमत 50 रुपए कर दो। अच्छा लोग आ गए, राजा जी बड़ी गलती हो गई, बड़ी महंगाई हो गई, 50 रुपए में कैसे करेंगे हम। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो 20 कर दो। राजा जी जिंदाबाद, महाराजा जिंदाबाद, 20 रुपए कर दिया, हमारी बात मान ली। अरे यार देखो, क्यों तुम कृषि बिल लाए थे और क्यों उसको वापस लिया? अगर सोच समझ के लाए थे तो वापस नहीं लेना था, और सोच समझ के नहीं लाए थे तो क्यों बिना सोचे समझे लाए थे? देखिए ये बेकार, देखिए किसानों ने जीता नहीं है, किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों की मौतें हुई, किसानों ने बीमारी झेली, किसानों ने, इसके बावजूद कम से कम ये हुआ कि जो बिना सोचे समझे एक निर्णय लिया, ट्रांसपोर्टेशन बिल ले आए थे। नहीं, आपको पता होगा किसानों को कुछ मिला नहीं, लेकिन किसानों का जो बहुत कुछ चला जाता है, इस बिल से कुछ मिलना नहीं था। इस बिल से उनको जो उनकी जमीन जाने की जो आशंका थी, कम से कम वो आशंका तो उनकी खत्म हो गई, ये इस लिहाज से। और सरकार झुक गई। अगर उसको आंदोलन अपना वो बिल वापस लेना पड़ा तो अपने आप में ये किसानों की जीत ही रही, और किसानों ने एकजुट होकर वो लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, वो लड़ाई लड़ेंगे तो आप उसमें चोट भी आएगी, दमन भी होगा, मारे भी जाएंगे, तो सारे आंदोलन में और लड़ाई में होता है, कोई पहली बात तो नहीं था। लेकिन इस सरकार में, ये सरकार अगर जो दमन से पीछे नहीं हटती है, वो आपको वो उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाए तो उसको तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं वो सफल रही है। लेकिन अब उस तरीके से कोई लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक साथ अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक इस प्रदर्शन, बचा है क्या, लंबे टाइम तक अगर ये प्रदर्शन जारी रहे तो पता है क्या होगा? सीधे सीधे यही होगा कि केवल इन्हीं को दिक्कत हो रही है, ये उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इनका इस एजुकेशन से, सीबीएसई से, नीट से कोई लेना देना नहीं। सीधे सीधे ये फिर प्रचारित किया जाएगा। देखा ही था, कोई भी आंदोलन हुए हो खालिस्तानी उनको बता दिया गया। राम मंदिर में चोरी हुई है, वहां पर सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को कैसे विद्रोही और हिंदू विरोधी घोषित कर दिया गया। अब वही के मंदिर के पुजारी, ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी और विनय कटियार जैसे लोग कह रहे हैं कि जांच हो इसकी।
वो वहीं रह रहे हैं, अयोध्या में ही रह रहे हैं, वहीं से सांसद रहे हैं। ये अलग बात है कि आजकल अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप विरोध करने वाले, सरकार का विरोध करने वालों के लिए एक तंत्र इतना मजबूत है कि वो तुरंत उनको घोषित कर देता है राष्ट्र विरोधी और सारी चीजें। लेकिन बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको लड़ाई आप लड़ेंगे सिस्टम से, तो इसी सिस्टम से लड़ना पड़ेगा और उसी के तरीके से लड़ना पड़ेगा। और ये तय कौन करेगा? ये तय जिनको लड़ाई लड़नी है, खास मतलब मुख्य रूप से राजनीतिक दल, या फिर उस राजनीतिक दल के साथ आम लोग हों, या तो फिर आम लोग अपनी लड़ाई अलग से लड़ें। नहीं, मेरा कहने का मतलब मिश्रा जी ये है, ऐसे अलोकतांत्रिक, बिना जनता की राय लिए हुए, बिना जिसपे इंपैक्ट पड़ने वाला है उसकी राय लिए हुए आप कोई कानून क्यों बनाते हैं? अगर ऐसा बिना सोचे समझे आपने किसानों के लिए कानून बना दिया, अग्निवीर का कानून बना दिया, जबकि अग्निवीर में सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी अग्निवीर योजना के खिलाफ थे। आपने किसान कानून बना दिया बिना किसानों से बात करके, ट्रांसपोर्टर्स का बिल बना दिया बिना ट्रांसपोर्टर से बात किए, युवकों का बिल बना दिया, एनटीए ले आए बिना किसी से स्टेक होल्डर से बात किए हुए, और उसके बाद जब वो आंदोलन करेंगे तो कहेंगे हमने एहसान कर दिया, तुम्हारा ये बिल वापस ले लिया। अरे यार, तुमसे तो हम उम्मीद करते हैं कुछ भला होने की, ये थोड़ी कि तुम हमें नुकसान करो और फिर हम मरे और उसके बाद जान दें, फिर उसके बाद कहो अच्छा स्टेटस को बना देते हैं। ये कोई आपकी, ये आप तो जनहित के, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि जब कोई भी निर्णय सरकार ले तो ये सोचे कि जो सबसे कमजोर आदमी है उस पर उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और उस पे इंपैक्ट पे वो नियम बनाए, कानून बनाए। वो तो आप कर नहीं रहे। आप तो पूंजीपतियों के लिए 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे देते हो, आप लोगों पे ईडी के रेड कराते हो, उसके बाद जब वो जेल भेजते हो फिर उसके बाद राष्ट्रीय सेठ को सब कुछ दे देते हो, विदेश यात्रा भी इसीलिए करते हो राष्ट्रीय सेठ को कोई ठेका मिल जाए। तो ये उसके बाद कहोगे सब ठीक है, चलिए हमने आपकी झालमुड़ी खा ली, ये इसलिए आप हमने आपके बड़े चिंतक हैं। देखिए, आपको जो भी निर्णय लेना है, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल, तो जो अकाउंटेबिलिटी आपकी सोसाइटी के प्रति है, छात्रों के प्रति है, किसानों के प्रति है, दुकानदारों के प्रति है, गिग वर्कर्स के प्रति है, ये ओला उबर चलाने वालों के प्रति है, उसका निर्वहन कीजिए। ये थोड़ी कि आप उसको दंड दे दीजिए। पहले आपने कहा 4 झापड़ लगा दिए, रोज 4 झापड़ लगेंगे, पहले 15 दिन 4 झापड़ लगा दिए, जब विद्रोह हुआ तो हमने कहा ठीक है अब झापड़ नहीं लगाएंगे। आपने झापड़ क्यों लगाए? ये आपका अधिकार कहां था झापड़ लगाने का? तो आप एक गैरकानूनी काम करते हैं स्टेक होल्डर की राय के बिना। तो मेरा निवेदन तो यह है कि देखिए, सारे लोगों को, एवरीबडी शुड जॉइन हैंड, नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फलाना ढिकाना। जैसे जनता पार्टी बनी थी, राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, आरएसएस भी थी, बीजेपी भी थी। देखिए, इस समय हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश का संविधान खतरे में है, तो ये देश के सभी लोगों का कर्तव्य है एकजुट हो जाए, वरना अकेले अकेले करके सब मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले अकेले करके मारे जाएंगे। और अब पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है कि ममता बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पहले से ही कई केस चल रहे हैं, और वहाँ पर एक जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयान इस तरह से आ रहे हैं कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल है। कोई अंडे फेंक रहा है, कोई मार रहा है, कोई लिंचिंग को तैयार बैठा है, और पुलिस उन सब लोगों को बाकायदा प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है। तो ये एक अलग तरह की समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से भी लोगों को निराशा ही हुई है कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा नामांकन जिस तरीके से खारिज किया गया, उसको वहाँ पर चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बजाय उनके उस याचिका को खारिज कर दिया गया। अब देखते हैं क्या कुछ आगे होता है, लेकिन उसको लेकर सड़कों पर दिखाई पड़ रही है कांग्रेस पार्टी, और इधर छात्र और युवा वो सड़कों पर दिख ही रहे हैं। अब उनके सड़कों पर इस तरह से उतरे रहने पर सरकार के ऊपर कुछ होता है या नहीं होता है? तो अब कॉकरोच वालों ने तो कहा था कि अगर नहीं होता है, इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, तो फिर शनिवार को जुटेंगे। पता नहीं शनिवार को जुटेंगे या नहीं जुटेंगे, या यही करेंगे वो कि जहां आंदोलन हो रहा होगा वहां वो पहुंचकर अपनी ये अगले 3 साल हर शनिवार जुटते रहेंगे, हर 3 साल तक। और ये उनके धर्मेंद्र प्रधान 3 साल तक वो रहेंगे एचआरडी मिनिस्टर, 3 साल तक ये सैटरडे जुटते रहेंगे, हर सैटरडे को हर उस आंदोलन में जुटते रहेंगे जहां आंदोलन हो रहा होगा। तो खैर क्या कुछ होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तरीके से सिस्टम से ही उस सिस्टम वहीं खराब होता है, लेकिन उसको सुधारने का रास्ता भी वहीं से निकलता है। तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता भी जरूर निकलेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत सारी बातें आपने की, और क्या कुछ हो रहा है जो कि जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ, चाहे उनके हारने पर उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, या फिर
उनको चुनाव लड़ने ही न दिया जाए, ये कोशिश हो रही है। और इस कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी कहीं न कहीं निराश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आशा तो बंधी ही रहती है, क्योंकि यहीं से कोई न कोई रास्ता भी निकलेगा इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो रहेगी इस पर हमारी भी नज़र। इस कार्यक्रम को अभी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।